जी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। और मेरा नाम पंकज बजाज है। मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि सर बताइए अपना नाम क्या है। वैसे मैंने कुछ वीडियोस के माध्यम से अपना नाम बताया भी हुआ है, मोस्टली नहीं बताया है। वैसे लेना देना क्या है आपको नाम से, नाम में कुछ रखा भी नहीं है। वैसे बता भी देता हूं, मेरा नाम पंकज बजाज है और मेरी होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिसार है। ठीक है, पता चल गया इस वीडियो के माध्यम से। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 51 क्वेश्चन, जो कि जनवरी 2023 हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और लास्ट में हम अपॉइंटमेंट्स को भी कवर करेंगे, जो हाल फिलहाल में जो नियुक्तियां हुई है हरियाणा में, उनको भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं लास्ट में 2-4 क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, विद पिक्चर्स के साथ में, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में, जैसा कि हम पीछे करते आए हैं उसी तरह से अच्छे से सभी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। यहां से फर्स्ट क्वेश्चन की मैं शुरुआत करता हूं कि हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र को हिसार से 15 जनवरी 2023 को कहां स्थानांतरित कर दिया गया है। इसको स्थानांतरित कर दिया गया है चंडीगढ़ में। और इसके बारे में लास्ट वीडियो जो मैंने हिसार की बनाई थी, हिसार की पूरी डिटेल से वीडियो मैंने डाली हुई है, 2-4 दिन पहले ही डाली है। तो इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस भी किया था यहां पर। आज मैं बता रहा हूं कि इस दूरदर्शन केंद्र को स्थानांतरित कर दिया गया है चंडीगढ़ में, जो कि एकमात्र हमारे हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र था। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि आकाशवाणी केंद्र के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 8 मई 1976, डेट याद रख लेना, डेट भी पूछी जाती है। 8 मई 1976 को सबसे पहला रोहतक में आकाशवाणी केंद्र खुला था। दूसरा जो खुला था 24 जून 1991 1991 में कुरुक्षेत्र में। और तीसरा जो है 26 जनवरी 1999 में हिसार में ये खुला था। ये आपको पता चल गया। तीनों आकाशवाणी केंद्रों के बारे में अच्छे से याद रख लेना, तारीख भी। दूरदर्शन केंद्र की बात करूं तो जो अभी स्थानांतरित किया है चंडीगढ़ में, इसको 1 नवंबर 2002 में हिसार में स्थापित किया गया था। ठीक है, सुषमा स्वराज उस समय हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी, ओम प्रकाश चौटाला हमारे मुख्यमंत्री थे यहां पर। तो 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना हिसार में हुई थी। अब इसको स्थानांतरित किया है चंडीगढ़ में, इतना आपको ध्यान में रख लेना है। सेकंड क्वेश्चन है, सिवाह गांव है जो कि पानीपत का ये गांव है और दिल्ली की तर्ज पर एक बस स्टैंड यहां पर बनाया जाएगा, ऐसा हरियाणा का कहना है, हरियाणा सरकार का कहना है। तो इसका राइट आंसर पानीपत हो जाएगा, जो कि पानीपत में ये बस स्टैंड बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस पर कितने पुरस्कार वितरित किए हैं। तो 22 पुरस्कार वितरित किए हैं, जो कि सुशासन दिवस हम 25 दिसंबर को मनाते हैं हर बार, जो कि हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में। आप याद रख लीजिएगा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस हम मनाते हैं। इसके अलावा 22 पुरस्कार तो दिए हैं और 118 अन्य कर्मचारियों को भी, यहां अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया है इस सुशासन दिवस पर। 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। तो पंचकुला में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था 25 दिसंबर को। ठीक है, ये पुरस्कारों के बारे में आपको पता चल गया। इसके अलावा ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है कि विदेश में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो इच्छुक विद्यार्थी है और अपना पासपोर्ट बनवाना चाहता है, तो मुफ्त पासपोर्ट योजना की भी शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है 25 दिसंबर से। इतना भी आपको ये याद रख लेना है। और इसके अलावा लास्ट वाला पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि सोनीपत में बनाई जाएगी एक नई पुलिस कमिश्नरी। ये भी यहां पर घोषणा की गई थी 25 दिसंबर को कि सोनीपत जो है हमारी चौथी पुलिस कमिश्नरी बनने जा रही है, जो कि 3 पहले ऑलरेडी हमारे यहां पर है, एक फरीदाबाद, एक गुरुग्राम और एक पंचकुला, और अब बन जाएगी सोनीपत। ठीक है, तो ये 4 पुलिस कमिश्नरी हो जाएंगी। यहां से आप इतना ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथे नंबर की ओर। हरियाणा में कहां से कहां तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। ये क्वेश्चन ट्रेन से माध्यम से काफी सारे पूछे जाते हैं कि बताइए कि हरियाणा में पहली बार ट्रेन कब चली थी, सीएनजी ट्रेन कब चली थी, सोलर ट्रेन कब चली थी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है, जो कि हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाई जाएगी वो जींद से सोनीपत तक चलाई जाएगी, जींद से सोनीपत। और सीएनजी ट्रेन जो चली थी रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी। सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक, यहां पर मैंने लिखा भी होगा, देखिए रेवाड़ी से रोहतक सीएनजी ट्रेन, जो कि 13 जनवरी 2015 को चलाई गई थी हमारे हरियाणा में पहली बार। और हरियाणा में पहली बार जब ट्रेन चली थी वो चली थी रेवाड़ी से दिल्ली तक।
कब? रेवाड़ी से दिल्ली तक 14 फरवरी 1873। वैसे भारत में मुंबई से थाने तक चली थी 16 अप्रैल 1853, लेकिन लगभग 20 साल के बाद हमारे हरियाणा में 14 फरवरी 1873 को चलाई गई थी रेवाड़ी से रोहतक। मेट्रो ट्रेन के बारे में अगर पूछा जाए तो 21 जून 2010 से गुरुग्राम से हमारी यहां पर शुरुआत हुई थी, यह भी आपको याद रख लेना है। सोलर यानी सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से फर्रुख नगर तक चली थी। ये सारी की सारी जो ट्रेन है जो मैंने बताई आपको अच्छे से नोट कर लेनी है और अच्छे से याद भी कर लेना है आपको। 5वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है? राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है ऑप्शन सी अमिताभ सिंह ढिल्लों को मिला है इस बार। पिछली बार जो मिला था सुरेंद्र वत्स को मिला था और ममता सिंह को मिला था, इन दोनों को पिछली बार मिला था। इस बार अमिताभ सिंह ढिल्लों को मिला है राष्ट्रपति पुलिस पदक। 13 अन्य पुलिस कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 4 पुलिस कर्मियों को गृह मंत्री पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया। यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जरूर बता दीजिएगा। अगर कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, ठीक है। और आप हमारी अगर पीडीएफ बाय करना चाहते हो, पहले आप हमारी पीडीएफ देख लीजिए। अगर कैसे बाय करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिएगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पिक्चर्स के साथ में। मैंने इन सबको अच्छे से अरेंज करके यहां पर सेट किया हुआ है, फॉर्मेट ऐसा तैयार किया हुआ है कि आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, आपको रिवाइज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी पीडीएफ रहती है जो कि आप यहां पर स्लाइड में देख रहे हो। इसको बाय कैसे करना है इसके बारे में जानकारी मैं यहां पर दे देता हूं। देखिए मेरा एक नंबर है 9468175075 75075। ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन तीनों माध्यम में से मुझे 99 रुपीज भेज सकता है। और पिछले 1 साल की पीडीएफ, पिछले 1 साल की 2022 वाली कंप्लीट मैं भेज दूंगा, 2021 की भी मैं आपको भेज दूंगा। यानी 2 साल की कंप्लीट करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर की बात हो रही है तो 99 रुपीज में भेज दूंगा आपको, जो कि आपको मुझे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कोई भी एक माध्यम से मुझे 99 रुपीज भेज सकता है। इसके अलावा काफी और भी पीडीएफ है मेरे पास, वो भी मैं आपको 99 रुपीज में ही सारी की सारी व्हाट्सएप पर ही भेज दूंगा। आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर ही भेज देना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि महिलाओं की अचीवमेंट्स क्या है उसकी एक सेपरेट पीडीएफ मैंने बनाई हुई है। हरियाणा का भारत के संदर्भ में रैंक क्या है उसकी भी मैंने एक सेपरेट बनाई हुई है। योजनाओं से संबंधित, ऐप पोर्टल से संबंधित मैंने एक सेपरेट पीडीएफ बनाई हुई है। तो सारी की सारी पीडीएफ आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। आप मुझे पेमेंट कर सकते हो 99 रुपीज किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ठीक है। ये जानकारी थी मैंने आपको दी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बागवानी क्षेत्र में गुणवत्ता व उत्पादन की बढ़ोतरी हेतु हरियाणा में डैश उत्कृष्ट केंद्र संचालित है। तो 11 उत्कृष्ट केंद्र जो है वो संचालित है हमारे यहाँ पर बागवानी क्षेत्र में गुणवत्ता और उत्पादन की बढ़ोतरी करने के लिए। यहाँ पर ऑफिशियली भी देख सकते हो, ये सारा का सारा डेटा जो मेरा रहता है ना, ये ट्विटर बेस्ड रहता है, सारा टोटली ट्विटर बेस्ड रहेगा। जो कि आपका इकोनॉमी सर्वे के क्वेश्चंस भी इसमें रहेंगे, जो कि सीटी एग्जाम में काफी सारे पूछे गए थे। इस बार मैं काफी ज्यादा ले रहा हूं यहाँ पर, पहले मैं अवॉइड करता था, लेकिन अब जैसा कि पता चला कि सीटी में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, अब मैं उन चीजों को अवॉइड नहीं कर रहा हूं। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं जो कि ट्विटर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे यहां पर। देखिए इसका आंसर जो 11 रहेगा, उत्कृष्ट केंद्र जो हमारे संचालित हैं हमारे हरियाणा में वो 11 है। इसके अलावा महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है तो ये कहां पर है? करनाल में है। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। और मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना की शुरुआत आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 21 फसलों के साथ में इसकी शुरुआत की गई थी। और 40,000 रुपए अधिकतम यहां पर प्रीमियम दिया जाता है, यानी बीमा दिया जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। और इसमें एक और इंफॉर्मेशन है, इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 में राज्य को बेस्ट स्टेट अवार्ड का पुरस्कार भी यहां पर मिला था। अभी इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 का किसको मिला था? हरियाणा को ही मिला था। यहां से 3-4 चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। उत्कृष्ट केंद्र कितने हैं? 11 हैं। मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा की शुरुआत 1 जनवरी 2021 से हुई थी, 21 फसलों से हुई थी। करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है। और इसके अलावा 40,000 रुपए प्रति एकड़ बीमा यहां पर प्रीमियम देती है हरियाणा सरकार। और
इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 में हरियाणा को प्रथम स्थान भी मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 15% करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको यह भी याद रख लेना है जो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो कि मृदा की गुणवत्ता की जांच के लिए इसकी टेस्टिंग की जाती है मृदा की, और किसान को एक स्वास्थ्य कार्ड भी दिया जाता है इस योजना के माध्यम से। एक ये स्कीम और एक साथ में फसल क्लस्टर विकास में एक अच्छे कार्यक्रम यानी एक अच्छा अपना बेहतर योगदान देने के लिए, विकास के कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए हरियाणा को स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला था। स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, और 15% का टारगेट यहां पर रखा है बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने का, यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन है 8वां, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के व्यापारियों के लिए किस जिले के डाकघर में निर्यात केंद्र खोला जाना है? हिसार में ही खोला जाएगा, जो कि हिसार के व्यापारी, फतेहाबाद के व्यापारी और सिरसा के व्यापारियों के लिए एक डाकघर में निर्यात केंद्र खोलने जा रही है, हिसार के डाकघर में। ये आपको ध्यान में रख लेना है। और अभी हाल ही में हरियाणा का जो पहला डाकघर खुला था निर्यात केंद्र डाकघर में, वो यमुनानगर में खुला था। मैंने पीछे पढ़ाया था लास्ट वीडियो में आपको, यमुनानगर में पहला डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया था यमुनानगर में, और अब खोला जाएगा हिसार में, जो कि फतेहाबाद, सिरसा और हिसार का तीनों का ये संयुक्त रूप से होगा। हरियाणा का पहला डाकघर जो है अंबाला में खुला था 1890 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। पहला पासपोर्ट केंद्र जो खुला था डाकघर में वो करनाल में खुला था। कहां पर खुला था? करनाल में खुला था। इसके अलावा सिरसा जिले के डबवाली के गांव चौटाला से डैश तक लगभग 300 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 5 जिलों से होकर गुजरेगा। देखिए, सिरसा के डबवाली का गांव है चौटाला। चौटाला आप जानते हो जो कि हमारा पश्चिमी गांव पड़ता है, हरियाणा का पश्चिमी गांव है चौटाला, जो कि वहां से लेकर के पानीपत तक देखिए, चौटाला से लेकर के, चौटाला गांव से, सिरसा से फतेहाबाद, फतेहाबाद से हिसार, हिसार से जींद, जींद से फिर पानीपत। इसका राइट आंसर पानीपत होगा। ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 5, ये भी आपको याद रख लेना है। अभी 152D को भी चलाया था, आपको पता हो तो, नारनौल से अंबाला, यानी अंबाला से नारनौल भी हम कह सकते हैं, तो वो लगभग 282 किलोमीटर तक है। वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है, 152D को भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को हम मनाते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इस दिन राज्य की कितनी बेटियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया? 86 बेटियों को। यहाँ पर ऑफिशियली भी आप देख सकते हो, प्रदेश की 86 बेटियों को यहाँ पर बालिका दिवस पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है जो कि खेल कूद, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक और अन्य कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने पर इन्हें सम्मानित किया गया। 11,000 प्रशंसा पत्र भी दिया गया 11,000 के साथ में, और बाकी अन्य अवार्ड आप यहां पर देख सकते हो। इतना आपको याद रख लेना है। 86 जो है बालिकाओं को यहां पर सम्मानित किया गया बालिका दिवस, जो कि 24 जनवरी को हम मनाते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार नेशनल गेम्स में गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए राशि सम्मान देती है? तो ये पहले 5 लाख रुपए देती थी, अब 7 लाख रुपए हरियाणा सरकार देती है। 2 लाख रुपए बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि नेशनल गेम्स, अभी आपको पता भी होना चाहिए कि 36 में नेशनल गेम्स हुए हैं गुजरात में। कहां पर? गुजरात में हुए थे ये 36 में नेशनल गेम्स हुए थे, और इसमें हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा था 116 पदक जीतकर। 116 पदक टोटल जीते थे, तीसरी पोजीशन पर रहा था हरियाणा। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, जिसमें 7 लाख रुपए गोल्ड लाने पर हरियाणा सरकार उन्हें खिलाड़ियों को देती है, और सिल्वर पदक लाने पर 5 लाख रुपए, ब्रॉन्ज पदक लाने पर 3 लाख रुपए, प्रतिभागियों को 51,000 रुपए देती है। आप हमें बताइएगा, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है और हमारे ओलंपिक्स गेम्स हैं, इस पूरी की पूरी स्लाइड यानी स्लैब को आप नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि किस किस फील्ड में, किस किस गेम्स में कौन कौन से मेडल लाने पर कितने कितने रुपए यहां पर हरियाणा सरकार देती है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, इस बार नहीं बताऊंगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का जनवरी 2023 के अनुसार 13वें स्थान के साथ, देखिए 13वां स्थान रहा है, देश में कितने प्रतिशत जीडीपी में योगदान है? हरियाणा का जीडीपी में, जो कि देश में जीडीपी का योगदान है हमारे हरियाणा का, वो कितने प्रतिशत है? 13वें स्थान पर तो है ही हमारा हरियाणा, लेकिन कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? जनवरी की बात कर रहा हूं, 3.4%। मैंने अक्टूबर नवंबर की बात की थी जो कि 4% था, अब ये 3.4% हो गया है, जो कि 13वें स्थान पर है हमारा हरियाणा। ये याद रख लेना है, जीडीपी में योगदान जो दे रहा है देश में।
हरियाणा की 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2,74,000 थी, जो कि सबसे ज्यादा है हमारे हरियाणा की ऑल ओवर इंडिया में। याद रख लेना 2021-22 की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इससे अगला है गुरुग्राम की, जो है हमारी यहाँ पर 8.5 लाख रुपए सबसे ज्यादा हमारे गुरुग्राम की है इंडिविजुअली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार तीसरी बेटी के जन्म पर कितने रुपए बीमा राशि प्रदान कर रही है? तो 21,000 रुपए यहाँ पर तीसरी बेटी होने पर बीमा राशि प्रदान करती है हरियाणा सरकार तीसरी बेटी होने पर। यहाँ पर आप स्लैब में देख भी सकते हो कि ये सारी डिटेल जो है लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं एक एक चीजें आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूं और इंपॉर्टेंट हो जाता है बताना, जबकि सीईटी एग्जाम में फिगर्स के बारे में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप यहाँ पर ये देखिएगा कि डाकघरों में जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 6 लाख से अधिक खाते खुल चुके हैं। ये डेटा आपको याद रख लेना है, फिगर से काफी सारे क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे गए थे, बिजली उपभोक्ताओं की संख्याएं पूछ ली गई थी। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये याद करने वाले नहीं होते। ये तो चीजें क्या है, अगर एक बार आपके माइंड में सेट हो जाए, देख लो आप, वो ध्यान रह जाए तो रह जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे बताना कि कितने हमारे यहाँ पर बिजली उपभोक्ताओं की संख्या है। कहीं डेटा हमें मिला भी नहीं था वो एग्जैक्ट में, तो यहां से इतना तो हम याद कर सकते हैं, जो कि ट्विटर बेस्ड हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब का जो ट्विटर है हैंडल, वहां से मैं इस सब चीजों को उठा रहा हूं और आपके सामने यहां पर बढ़ा रहा हूं। ठीक है, डाकघरों में जो खुले हैं खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वो 6 लाख से अधिक खाते खुल चुके हैं। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह शगुन योजना, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा हमारा हरियाणा 71,000 रुपए यहां पर बेटियों को दे रहा है विवाह शगुन राशि। और तीसरी बेटी के जन्म पर मैंने आपको बताया 21,000 रुपए बीमा राशि प्रदान कर रहा है। कोविड के दौरान जो अनाथ हुई बेटियां थी उनको 51,000 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। बाकी ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रख ली है जितनी मैंने आपको बताई। ठीक है, 13वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार कितने प्रतिशत न्यूनतम निशक्तता वाले दिव्यांगों को 50 लाख का ऋण उपलब्ध करवा रही है? तो 40% जो दिव्यांग है यानी डिसेबल्ड है उनको 50 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रही है हरियाणा सरकार, जो कि आप यहाँ पर ऑफिशियली भी देख सकते हो। 5% प्रति वर्ष की दर पर ये ऋण उपलब्ध करवाया जाता है 50 लाख रुपए, जो 40% तक दिव्यांग है। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो किया गया था वो गुरुग्राम में किया गया था, और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त पुरस्कार जो दिया गया था वो राजकुमार मक्कड़ को दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, मुख्यमंत्री ने गन्ने के एमएसपी को कितने रुपए बढ़ा दिया गया है? 362 रुपए था पहले, अब 10 रुपए के साथ में बढ़ा करके 372 रुपए हो गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 रुपए बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कितने लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? तो 100 लीटर, 100 लीटर शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है तो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवा रही है पर पर्सन के हिसाब से 100 लीटर। ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर 55 लीटर यहाँ पर उपलब्ध करवाती है हरियाणा सरकार। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत 100% नल कनेक्शन कवरेज में प्रथम स्थान जो रहा है वो अंबाला का रहा है, दूसरा जो रहा है वो रोहतक का, तीसरा फरीदाबाद का। ठीक है, और सरकार ने जल संरक्षण अभियान में गुडविल एम्बेसडर जो है वो मनिका शोकंद को बनाया था हमारे हरियाणा से। गांव में मिडिल स्कूल नए होने से सरकार द्वारा मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना के तहत कितने किलोमीटर तक जाने के लिए छात्र छात्राओं को साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी? साइकिल उपलब्ध करवा रही है जिनका स्कूल जो है मिडिल स्कूल की बात हो रही है 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, उनको किस योजना के तहत? मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना के तहत साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी। ये कहना है हरियाणा सरकार का, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है 20वां, हरियाणा में कितनी संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट से लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है? देखिए, मोबाइल मेडिकल यूनिट होती है, एक वैन होती है जिसमें वेंटिलेटर तक की यहाँ पर सुविधा होती है, जैसे पल्स मीटर है या फिर अन्य जो सुविधाएं होती है जो कि हॉस्पिटल में एक मरीज को आवश्यक होती हैं, वो सभी इस वैन में मिल जाती हैं। और एक चलता फिरता एक हॉस्पिटल है जिसको हम मोबाइल मेडिकल यूनिट बोल देते हैं, जो कि लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। ऐसे ही हमारे हरियाणा में अभी 59 एक्टिव हैं, यानी ये संचालित है हमारे यहाँ पर 59 वैन्स। ये आपको आंकड़ा ध्यान में रखना है।
अगला है हरियाणा सरकार ने राज्य को खसरा और रुबेला मुक्त करने का लक्ष्य कब से कब तक रखा है, तो ये दिसंबर 2023 तक ये रुबेला खसरा जो है इस बीमारी को, वायरस को खत्म करने का टारगेट हमारी हरियाणा सरकार का दिसंबर 2023 तक का है। इसके अलावा आपको याद रख लेना है कि 2026 तक हरियाणा का बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य 2026 तक, खसरा रुबेला मुक्त करने के लिए दिसंबर 2023 तक, और टीबी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य जो रखा है 2023-24 तक रखा है। और प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, हर एक जिले में ये लक्ष्य रखा है 2025 तक हरियाणा सरकार ने। हरियाणा को प्राथमिक क्षेत्र के लिए वर्ष 2023-24 में नाबार्ड द्वारा कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा, तो ये 1.72 लाख करोड़ का ये ऋण दिया जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदेश में खोले जाने वाले KG to PG मॉडल स्कूल किस विश्वविद्यालय के अधीन संचालित किए जाएंगे, तो KG से PG जो मॉडल स्कूल होंगे वो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल जो है दुधौला में जो है ये विश्वविद्यालय, इसके द्वारा संचालित किए जाने हैं ये सारे स्कूल, मॉडल स्कूल जो कि मैंने बताया आपको। और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला पलवल में तो है ही, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद में रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खरखोदा पानीपत में हुई तलवारबाजी स्पर्धा में हरियाणा कुल 12 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तलवारबाजी स्पर्धा हुई थी जो कि सोनीपत खरखोदा में हुई थी और 12 पदक यहां पर हरियाणा ने जीते थे। पहला स्थान रहा है, कौन सा रहा है? पहला स्थान रहा है। 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है मेवाती घराने से संबंध रखने वाले पंडित जसराज की जयंती हाल ही में कब मनाई गई थी? 28 जनवरी को अभी मनाई गई थी। और आपको याद भी होगा जो कि सांस्कृतिक फाउंडेशन की भी नींव रखी गई थी पिछली साल, जो कि 28 जनवरी को 2022 में ही नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी थी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पंडित जसराज संस्कृति फाउंडेशन की भी आपको अच्छे से याद होगा, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? 28 जनवरी 1930 को पीली मंदोरी में हुआ था। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। पीली मंदोरी जो है ये गांव कहां पर है? ये फतेहाबाद का गांव है, लेकिन HSSC हिसार मानती है क्योंकि उस समय जो है फतेहाबाद हिसार का हिस्सा हुआ करता था 1930 में, ये याद रख लेना है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 17 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी में हुई थी, अमेरिका में, न्यू जर्सी अमेरिका में। मेवाती घराने से ये संबंध रखते थे और शास्त्रीय संगीतकार थे। ये कौन थे? शास्त्रीय संगीतकार। सवर सम्राट इनको बोला जाता था, ये भी याद रख लेना, सवर सम्राट इनको बोला जाता था पंडित जसराज को। और इनके नाम पर अभी याद रख लेना, पंडित जसराज के नाम पर ऑक्सी-1 का नाम भी रखा जाएगा पंचकुला में। ऑक्सी-1 का नाम रखा जाएगा पंचकुला में पंडित जसराज सिंह के नाम पर। और इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का भी नाम रखा गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था HSSC एग्जाम में, यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ठीक है, और पीली मंदोरी जो गांव है इनका, वहां पर वॉलीबॉल, गांव में वॉलीबॉल की 2 खेल नर्सरियां भी खोली जानी है। ये सारी की सारी डिटेल आप अच्छे से याद रख लेना। इनको जो पद्मश्री मिला था वो 1975 में मिला था, 1990 में मिला था इनको पद्म भूषण मिला था, और पद्म विभूषण जो मिला था वो 2000 में मिला था। ठीक है, ये सारी डिटेल आप अच्छे से याद रख लेना। हरियाणा के किस व्यक्ति के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है? हमारे यहाँ पर मेजर होशियार सिंह जो कि ससाना सोनीपत से बिलोंग करते हैं, इनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 21 द्वीपों का नाम हम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। मेजर होशियार सिंह कहां से हैं? जैसे मैंने बताया सिसाना सोनीपत से हैं। जैसे कि एक हैवलॉक द्वीप है, स्वराज द्वीप के नाम से उसका नाम रखा गया था। एक सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी रखा गया है एक द्वीप का नाम, वो भी आप याद रख लीजिएगा। 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के चौधरी वेदपाल का निधन हुआ है। चौधरी वेदपाल जो है वो हरियाणा के किस पद पर रह चुके थे? ये विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे। ये आप बुक्स में देख लेना, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। चौधरी वेदपाल जो थे ये विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है।
28वां क्वेश्चन है, हरियाणा के ग्राम वासियों के सुझाव व मांग को लेकर ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत जो की गई थी वो 2 अक्टूबर 2020 को की गई थी, जो कि ये लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए एक पोर्टल खोला गया था, जो कि सुझाव दे सकते हैं, जो कि गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं अपने क्षेत्र से संबंधित, विकास से संबंधित जो है सुझाव या मांग रख सकते हैं। तो ऐसी जो मांगे हैं वो अब तक 11,700 आ चुकी हैं, यानी सुझाव और मांग आ चुकी हैं। 639 जो है ये मांग और सुझाव इसी में ही आ जाती हैं, जो कि सेवाओं से संबंधित है। ये आप याद रख लेना। ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत जो हुई थी ये 2 अक्टूबर 2020 से हुई थी। इसके अलावा अन्य जो पोर्टल है या फिर योजनाएं हैं इनके बारे में भी आप देख लीजिए, जैसे PPP योजना है, जो कि परिवार पहचान पत्र 4 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। महाग्राम सीवरेज योजना जो है 15 अगस्त 2020 को सोताई गांव से फरीदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत ई रिक्शा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 16 अगस्त 2021 को हुई थी। तीर्थ मित्र पोर्टल जो कि तीर्थ स्थानों के विकास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अभी हाल ही में पिछले महीने की बात है 2022 की, तो 4 दिसंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी तीर्थ मित्र पोर्टल की। ई टिकटिंग प्रणाली जो है वो 29 नवंबर 2 महीने पहले की बात है, 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 6 डिपो से इसकी शुरुआत की थी। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था ई टिकटिंग प्रणाली का। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल और सीएम उपहार पोर्टल की शुरुआत 3-4 महीने पहले ही हुई थी, जो कि अक्टूबर 2022 को हुई थी। नगर दर्शन पोर्टल मैंने आपको अभी बताया 13 अप्रैल 2022 को, जैसे कि ग्राम दर्शन पोर्टल है वैसे ही नगर दर्शन पोर्टल है, ये 13 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था। ग्राम पोर्टल मैंने बताया 2 अक्टूबर 2020 को शुरुआत हुई थी ग्राम पोर्टल की, ग्राम दर्शन पोर्टल की, और नगर दर्शन पोर्टल की शुरुआत जो है 13 अप्रैल 2022 को। वहां पर ग्राम दर्शन पोर्टल में ग्रामीण लोगों के सुझाव और मांग को सुना जाता है, और यहाँ इस पोर्टल पर नगरीय लोगों की समस्या व समाधान, उसके जो मांग है और उसका सुझाव जो है वो सुना जाता है। ई श्रद्धांजलि पोर्टल जो कि पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। समर्पण पोर्टल जो कि सोशल एक्टिविस्ट जो है वो अपना योगदान दे सके, जो कि नीचे तबके के जो लोग हैं बीपीएल परिवार में आते हैं उनकी सहायता कर सके, उनकी जो सोशल एक्टिविस्ट जो कह सकते हैं हम, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो अपना योगदान इस समर्पण पोर्टल के साथ दे सकते हैं सरकार के साथ मिलकर के। उत्तम बीज पोर्टल, बीज की गुणवत्ता के लिए उत्तम बीज पोर्टल यहां पर लॉन्च किया गया था। कौशल रोजगार निगम पोर्टल आपको पता है रोजगार से संबंधित है, HKRN है ना। और हर खेत स्वच्छ खेत पोर्टल जो है इसकी भी शुरुआत की गई थी, जो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए थे। अमृत सरोवर पोर्टल जो कि इसकी भी शुरुआत की गई थी, जो कि जीर्णोद्धार किया गया था अमृत सरोवरों का, जो कि जोहड़ हमारे गांव में होती हैं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सारे के सारे पोर्टल जो है या योजनाएं मैंने बताई, अच्छे से आप डिटेल में अच्छे से ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सभी गौशालाओं को हरियाणा किस पोर्टल से जोड़ा गया है? तो गौशालाओं को जोड़ा गया है, किस पोर्टल को से जोड़ा गया है? सरल पोर्टल से जोड़ा गया है। किस पोर्टल से? सरल पोर्टल से, जिसकी शुरुआत 2017 से हुई थी, ये याद रख लेना। इसके अलावा हरियाणा में पहला गोवन पंचकूला में बनाया गया है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है कि हरियाणा का पहला गोवन कहां बनाया गया है? पंचकूला में। गुरुग्राम में गो मांस की जांच के लिए एक लैब भी खोली जानी है। गौ संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम जो है 2015 में आया था, 16 मार्च 2015 को इसको लागू कर दिया गया था। पहला गो अभ्यारण्य हिसार में खोला गया था, लेकिन पहला गो वन जो है ये पंचकूला में खोला गया है। अगले जो प्रस्तावित हैं गो अभ्यारण्य वो पानीपत, भिवानी, सिरसा, यमुनानगर में प्रस्तावित हैं। पहला जो गो चिकित्सालय है ये हिसार 2 अप्रैल 2018 को खोला गया था, हिसार में ही। गो सेवा आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय जो है पंचकूला में है और अध्यक्ष जो है श्रवण कुमार गर्ग हैं। इतना सब कुछ आप ये याद रख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य का प्रति कृषक परिवार ऋण के अनुसार देश में किस स्थान पर है? तो देखिए, प्रति कृषक परिवार की बात हो रही है, तो ऋण के मामले में कौन से स्थान पर हमारे जो परिवार है औसतन पूछा गया है, तो चौथे स्थान पर आता है। कर्जदार जो परिवार है हमारे यहाँ पर हरियाणा में, किसानों के परिवार, वो चौथे स्थान पर आते हैं हमारे भारत में। और पहले स्थान पर कौन आता है? आंध्र प्रदेश आता है, जो कि पर परिवार यानी कृषक परिवार 2.4 लाख ऋण के साथ पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश का स्थान है। हरियाणा का जो है वो चौथा स्थान है, और प्रति परिवार पर जो कर्ज है वो 1 लाख
1,82,000 रुपए है, ये आपको याद रखना है, चौथे स्थान पर आता है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट यहां पर देख लीजिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार जो है हरियाणा प्रदेश के किसान परिवारों की जो मासिक औसतन आय है, जो महीने की आय है, वो 22,841 रुपए है, जो कि पहले ये 14,434 रुपए थी, जो कि ये आंकड़ा जारी किया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार। ये बात कही गई है कि जो किसानों के जो परिवार हैं उनकी मासिक औसतन आय जो है 22,841 रुपए है। और ये आपको याद रख लेना है, जो कर्जवान हमारा हरियाणा है वो चौथे स्थान का कर्जवान है, पारिवारिक की बात करें तो, किसान के पारिवारिक की बात करें तो। अगला है हमारा 31वां, हरियाणा राज्य का गणतंत्र दिवस पर झांकी का जो थीम था वो क्या रहा था? हरियाणा गीता जयंती महोत्सव है, गीता संदेश जो है, ये हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो कि इसमें जो फर्स्ट पोजीशन आई थी वो उत्तराखंड की आई थी, याद रख लेना उत्तराखंड। मैंने ज्यादा इसके डिटेल में पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ये मुझे इतना याद है कि उत्तराखंड जो है इस झांकी में प्रथम स्थान रहा था। तो हरियाणा की जो थीम रही थी यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर झलकियों में, तो हरियाणा गीता जयंती महोत्सव है, गीता संदेश, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में मनाया जाएगा? तो ये जो है 2023 वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा, और 2022 का जो मनाया था वो कनाडा में मनाया था। कब मनाया था? ये मनाया था 16 से 18 सितंबर कनाडा में मनाया था 2022 वाला, और 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी वो 1989 में हुई थी, 1989 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन गीता जयंती समारोह समिति का गठन जो हुआ था 1992 में हो गया था। गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव जो घोषित किया गया था वो 2002 को किया गया था, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत 2016 में हुई थी मॉरिशस देश में याद रख लेना। ये मॉरिशस देश में शुरुआत 2016 से पहला अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जो मनाया गया था मॉरिशस देश में मनाया गया था। और 2022 वाला कनाडा 16 से 18 सितंबर, और ऑस्ट्रेलिया में अब 2023 का मनाया जाएगा। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने 18वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर 31 मेडल यहां पर जीते हैं। कुल कितने? 31 मेडल। 2022 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना रहा है? देखिए, ये एक क्वेश्चन पहले भी मैंने पढ़ाया था, जिसमें मैंने 911 लिंगानुपात बताया था 2021 का, लेकिन 2021 का जो लिंगानुपात है वो 914 है। 2021 की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, और 917 जो है वो 2022 का रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 917 होगा। 917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का हरियाणा का लिंगानुपात रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 का रहा था 2021 का 914 रहा था, और 922 रहा था वो 2020 का रहा था, याद रख लेना। 2020 का 922 रहा था, हाँ ठीक है। और इसके अलावा 2022 में हरियाणा के फतेहाबाद का लिंगानुपात जो है सबसे ज्यादा रहा था। 2022 की बात करें तो 950 के साथ में है, 950 लिंगानुपात रहा था 1000 लड़कों पर। और सबसे कम रेवाड़ी में रहा था 883। 2021 में 914 रहा था, 2020 में 922 रहा था। हाँ, यहाँ पर मेंशन भी है ना, तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा था। 2020 वाला जो लिंगानुपात का आंकड़ा था वो 922 था, 2021 का था 914, और 917 जो है 2022 वाला है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के उपलाना गांव का लिंगानुपात सुधार के लिए बेस्ट विलेज अवार्ड जो दिए गए थे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जो कि ये उपलाना गांव है, इसको बेस्ट विलेज अवार्ड मिला था लिंगानुपात के सुधार में। तो ये उपलाना गांव करनाल का गांव है। कहां का है? करनाल का है, जिसमें 1353 लड़कियां रही थी। कितनी? 1353 लड़कियां रही थी प्रति 1000 पर। ये आपको याद रख लेना है। उपलाना कहां का गांव है? करनाल का गांव है। लिंगानुपात सुधार के लिए बेस्ट विलेज अवार्ड दिया गया है। 1353 लड़कियां रही हैं। इसके अलावा आप गोरड गांव को भी याद रखेंगे, जो कि सोनीपत का ये गांव है। कहां का है? सोनीपत का है। इसे भी एक अवार्ड यही मिला है, बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है, जो कि 1470 लड़कियां रही हैं प्रति 1000। ये ज्यादा रही हैं, 1470। और करनाल के उपलाना गांव का 1353 आंकड़ा रहा था, 1470 रहा है, ये गोरड गांव का रहा है। इससे पहले लास्ट ईयर की बात करूं तो सिरसा जिले के फग्गू गांव को भी ये अवार्ड मिला था। बुढ़शाम गांव है जो, इसको भी मिला था। पानीपत का एक गांव है। करनाल का एक बाहरी गांव है, इसको भी मिला है।
फतेहाबाद का ढींगसरा गांव है, इसको भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये सब आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड 2023 मिला है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को जैसे कि पता है कि सुर्खियों में थे ये पांचों के पांच, जो कि सीईटी एग्जाम में एक एक करके हर एक शिफ्ट में पूछ लिए गए थे। अभी 2023 की बात हो रही है तो डॉक्टर बख्शी राम को आप याद रखेंगे, विज्ञान अभियंत्री में इन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया है, जो कि गन्ने की किस्मों के उत्पादन में काफी सारा अच्छा योगदान दिया है। नई नई किस्में जो है वो इन्होंने बनाई है, जो कि डॉक्टर बख्शी राम है। गन्ने की किस्में बनाने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है डॉक्टर बख्शी राम के बारे में। डॉक्टर सुकामा आचार्य, जो कि रुड़की में ये आचार्य हैं, कन्या गुरुकुल के आचार्य हैं, कन्याओं की शिक्षाओं के लिए काफी सारा भरपूर योगदान इन्होंने दिया है डॉक्टर सुकामा आचार्य ने। तो इन्हें अभी इस बार हमारे हरियाणा से पद्मश्री अवार्ड 2023 से इन दोनों को नवाजा गया है। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, अगर 2022 की पिछली बात करूं तो सभी को पता भी होगा, जेवलिंग थ्रोवर जो कि नीरज चोपड़ा को मिला था। सुमित अंतिल जो कि पैरा जेवलिंग थ्रोवर है, इनको भी मिल चुका है। ये फोटो आप देख सकते हो, सुमित अंतिल ये है और नीरज चोपड़ा ये है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में मोतीलाल मदान को मिल चुका है, जो कि मोतीलाल मदान पशु चिकित्सक हैं। ये फोटो है इनकी। और ये जो है ओम प्रकाश गांधी, जो कि सोशलिस्ट हैं, इनको भी मिल चुका है। कन्या गुरुकुल के संस्थापक है ये। 1987 में कन्या गुरुकुल की स्थापना की थी इन्होंने भी, कन्याओं की शिक्षाओं के लिए काफी सारा योगदान दिया था, तो पिछले साल इनको मिला था। इसके अलावा बात करूं रघुविंदर तंवर की, जो कि इन्हें साहित्य और शिक्षा में ये पद्म श्री मिला था लास्ट ईयर। ये सभी के बारे में आप अच्छे से ध्यान में रख लेना, पांचों के बारे में और दोनों के बारे में मैंने बताया। जो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड? अब ये द्रोणाचार्य अवार्ड के भी बारे में आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइफ टाइम दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड और एक नियमित श्रेणी में दिया जाता है। लाइफ टाइम वाला मिला है राज सिंह चिकारा को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज सिंह चिकारा को लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। और नियमित श्रेणी में जो मिला है वो सुजीत सिंह को मिला है। किसे? सुजीत सिंह को मिला है। और इसके अलावा 6 खिलाड़ियों को आप याद रख लेना, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 6 खिलाड़ियों को इस बार। अमित पंघाल, सीमा पुनिया, अंशु मलिक, सरिता मोर, साक्षी मलिक और तरुण ढिल्लो को। ठीक है, इन 6 को भी आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की किस चीनी मिल को राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा गन्ना पिराई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? तो शाहबाद चीनी मिल को मिला है। किसे मिला है? शाहबाद चीनी मिल को मिला है, जो कि शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा ये दिया गया है, गन्ना पिराई के लिए दिया गया है प्रथम पुरस्कार शाहबाद चीनी मिल को। इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। पानीपत चीनी मिल की स्थापना जो हुई थी वो 1956 में हुई थी। शाहबाद चीनी मिल की स्थापना 1984 में मैंने बताया। और कैथल चीनी मिल की स्थापना जो हुई थी 1991 में, और जींद चीनी मिल की स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। ये आपको याद हो गया। और 12 जनवरी से 15 जनवरी तक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सूर्य नमस्कार महाअभियान की शुरुआत जो है किस जिले से की? पंचकुला से की। कहां से की? पंचकुला से की है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में पानी की जांच के लिए राज्य स्तरीय टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है? तो ये की गई है करनाल में। कहां पर? करनाल में एक पानी की जांच के लिए एक टेस्टिंग लैब करनाल में स्थापित की गई है। 41 क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में सुख दर्शन में बने राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया है? तो किस जिले से किया है? पंचकुला से किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पंचकुला का गांव है ये सुख दर्शन। यहाँ पर राधा कृष्ण का एक मंदिर बनाया गया है, तो इसका उद्घाटन हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जो कि विधानसभा अध्यक्ष है इन्होंने किया है पंचकुला से। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस पर झंडा कहां फहराया? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पुलिस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने यहां पर लिए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जगाधरी यमुनानगर होगा, जो कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जगाधरी में झंडा फहराया है, और राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र में फहराया है, और दुष्यंत चौटाला ने हिसार में फहराया है। अगर पिछले गणतंत्र दिवस की बात करें तो पंचकुला में फहराया था बंडारू दत्तात्रेय ने, हमारे राज्यपाल ने। जींद में फहराया था उप मुख्यमंत्री चौटाला ने।
जो कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो कि हमारे दुष्यंत चौटाला हैं, और अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फहराया था। और इस बार मुख्यमंत्री ने जगाधरी में ये झंडा फहराया है, यमुनानगर में। पिछली बार अंबाला में फहराया था मुख्यमंत्री ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है, 15 अगस्त की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री ने झंडा फहराया था समालखा में, पानीपत में। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला कैंट में, दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में, अनिल विज ने रादौर यमुनानगर में, और ज्ञानचंद गुप्ता ने असंध करनाल में। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत की पुलिस कमिश्नरी का पहला कमिश्नर किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो पुलिस कमिश्नरी बनाई गई है सोनीपत हमारी चौथी पुलिस कमिश्नरी है, और इसके पहले कमिश्नर जो नियुक्त किए गए हैं वो सतीश बालन। कौन? सतीश बालन नियुक्त किए गए हैं। मैंने बताया था आपको, लास्ट में मैं अपॉइंटमेंट्स पढ़ाने वाला हूं आपको, तो यहां से आप अच्छे से देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, नियुक्तियां हैं, सब अच्छे से ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन तो बहुत आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सतीश बालन का नाम तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि पुलिस कमिश्नरी का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया है, सतीश बालन। अब यहां से एक एक करके सभी को हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि सरकारी विभागों में पदों की समीक्षा और जरूरतों के अनुसार पदों को तर्क संगत बनाने के लिए एक आयोग है, रैशनलाइजेशन युक्तिकरण जो आयोग है, इसके पहले चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? रंजन गुप्ता। ये राजन गुप्ता भी लिखा आता है कई जगह, रंजन गुप्ता भी आता है, तो आप याद रखिएगा, जो कि पदों की समीक्षा यानी उसके तर्क संगत बनाने के लिए एक रैशनलाइजेशन एक आयोग है, युक्तिकरण नाम से जिसको हिंदी में बोल देते हैं, इसके पहले चेयरमैन राजन गुप्ता बनाए गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री के नए ओएसडी बनाए गए हैं जवाहर यादव। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि जवाहर यादव हमारे मुख्यमंत्री साहब के नए ओएसडी बनाए गए हैं। हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर जो बनाए गए हैं तरुण भंडारी। हरियाणा राजस्व विभाग के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वीएस कुंडू बनाए गए हैं। हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन बनाए गए हैं विकास राणा। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के नए चेयरमैन बालकृष्ण अग्रवाल। हरियाणा पशुधन विकास निगम के नए चेयरमैन बनाए गए हैं धर्मवीर मिर्जापुर, जो कि रणधीर सिंह गोलन पहले थे। पशुधन विकास निगम के नए चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर बनाए गए हैं। हरियाणा सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय कल्याण विभाग के महानिदेशक जो बनाए गए हैं केएम पांडुरंग बनाए गए हैं। इन सभी विभागों को आपस में मर्ज कर दिया गया है, काफी सारे विभाग मर्ज किए हैं। ठीक है, तो इनका एक महानिदेशक बनाया गया है, जैसे कि हरियाणा सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय कल्याण विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग को बनाया गया है। पर्यटन निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव। हाल ही में सरकार ने राज्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के महानिदेशक एस नारायण को बनाया है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्षता जो है वो ज्योति बैंदा करती हैं। ये भी अध्यक्षा जो है ये ज्योति बैंदा है, ये आपको याद रख लेना है। इन सभी अपॉइंटमेंट्स के बारे में इतना तो आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि ऑप्शन देखते ही आप जान जाएं कि इसका आंसर ये होगा। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। थोड़ा थोड़ा आप 2-4 बार पढ़ोगे इसको, याद हो जाएगा। याद नहीं होगा तो ऑप्शंस के माध्यम से तो आप अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, इनको पढ़ लेना आप अच्छे से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत भूषण भारती, जो कि पूर्व हमारे एचएसएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। भारत भूषण भारती को हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करें तो देवेंद्र बबली को मुख्यमंत्री के सिंचाई सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। देवेंद्र बबली जो कि टोहाना से विधायक हैं और मुख्यमंत्री के सिंचाई सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हरियाणा महिला विकास निगम की प्रबंधक निदेशक जो है मोनिका मलिक को बनाया गया है। हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग का निदेशक जो है वो गरिमा मित्तल को बनाया गया है। ये भी अपॉइंटमेंट्स आप याद रखना। हरको बैंक का पूछा जाए तो चेयरमैन नए कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हुकुम सिंह भाटी हो जाएगा। कौन? हुकुम सिंह भाटी को अभी हाल ही में हरको बैंक के चेयरमैन बनाए गए हैं। और हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल के सचिव के रूप में जो शेखर विद्यार्थी को नियुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल जो है उनके नए सचिव कौन बने हैं? शेखर विद्यार्थी बने हैं। हाल ही में लोकेश सिंघल को हरियाणा का सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। लोकेश सिंघल
याद रखना, लोकेश सिंघल को हरियाणा का सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है, जो कि हमारा एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो ये लोकेश सिंघल है। जो कि एडवोकेट जनरल हरियाणा जो है वो कौन है? बलदेव राज महाजन है। कौन है? बलदेव राज महाजन को भी याद रखेंगे, हरियाणा एडवोकेट जनरल है वो। और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष जो है रविंदर बालियान है। कौन है? रविंदर बालियान। हरियाणा सरकार के गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त एच.एस. भल्ला को नियुक्त किया गया है। गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं वो एच.एस. भल्ला बनाए गए हैं। ये सारे की सारी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स याद रखना। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की नए कार्यकारिणी में हरियाणा के किस पहलवान को सदस्य बनाया गया है? तो योगेश्वर दत्त को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? योगेश्वर दत्त को बनाया गया है। हाल ही में हरियाणा आयुष विभाग के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? साकेत कुमार। साकेत कुमार आयुष विभाग के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। और शेखर विद्यार्थी को मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल के नए सचिव हैं। लोकेश सिंघल के बारे में बताया था, एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए हैं। और हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार किस जिले में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मुख्यालय बनाया गया है? तो कुरुक्षेत्र में बनाया गया है। और इसके जो गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं वो एच.एस. भल्ला बनाए गए हैं। ये अभी मैंने पीछे बताया आपको, गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त एच.एस. भल्ला। और इस गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मुख्यालय कुरुक्षेत्र में बनाया गया है। और इसके जो प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो करमजीत सिंह बनाए गए हैं। कौन? करमजीत सिंह जो है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष। और चुनाव आयुक्त एच.एस. भल्ला और प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जो है करमजीत सिंह बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, हरियाणा की किस महिला को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्षा बनाया गया है? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या पूछा। वो ओलंपिक्स में और राष्ट्रमंडल और एशियन गेम्स में जो हरियाणा सरकार सम्मान राशि जो देती है, गोल्ड लाने पर, सिल्वर लाने पर, ब्रॉन्ज लाने पर, वो एक पूरी की पूरी टेबल आप नीचे कमेंट बॉक्स में उतार दीजिएगा। देखते हैं किस किस को ये याद है। मैंने बहुत बार ये सारी टेबल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया भी हुआ है। और एक ये भी बता देना कि मेघना अहलावत है कौन, जो कि भारतीय महिला टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्षा इन्हें बनाया गया है। इसके अलावा आप बात करें तो हम यहाँ पर हरियाणा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष जो हैं कप्तान अभिमन्यु है। हरियाणा तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष जो है मनु कपिला और उपाध्यक्ष जितेंद्र जागलान है। हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह है। ठीक है, ये थे हमारे 51 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।